तरिमादिदेवम् ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग एसिड रिफ्लक्स जो होता है, एसिड का ऊपर आना, जो पित्त होता है वो ऊपर आता है और उससे कितना ज्यादा तकलीफ होता है, यह हम लोग थोड़ा मॉडर्न की भाषा में देखेंगे, थोड़ा आयुर्वेद की भाषा में देखेंगे। कल हम लोगों ने जैसे कि चर्चा किया था कि पित्त बहुत ज्यादा उद्रिक्त हो जाता है, पित्त का द्रव गुण बढ़ जाता है, पित्त का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होने लगता है शरीर में। उसके वजह से ये तकलीफें बढ़ जाती है। एक मिनट रुक जाइए। तो फिर जब एसिड रिफ्लक्स होता है तो उसमें क्या होता है कि बैक फ्लो होता है, जो भी पेट में जो भी सामान है, मतलब जो फूड है, जो हमारा पित्त है, वो सब ऊपर की तरफ आता है। तो इसके पहले हम लक्षण देखेंगे और फिर क्या सोचना चाहिए वो हमें देखना चाहिए। तो हार्ट बर्न होता है, मतलब ऐसे छाती में जलन होती है बहुत ज्यादा, जो हमारा स्टर्नम बोन है वहां पे पेन होता है। और वो बढ़ के जो बर्निंग है, जो उरोदाह कंठदाह, ये सब कहाँ होता है, तो बैक में होता है, गले में होता है, थ्रोट में होता है, चेहरे पे होता है, जब वो ऊपर आता है। और यह पेशेंट अगर बहुत ज्यादा होटल का खाना खा रहा है, बाहर का चटपटा चीजें खा रहे हैं, तब होता है। स्पाइसी बहुत तेल मिर्ची मसाला वाला खा रहे हैं और खाना खा के तुरंत सो जा रहा है, तब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा क्या है कि ये बढ़ेगा तो फिर हम इसोफेगस जो है, अन्न नलिका, उसमें शोथ होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा। और पेशेंट जब भी लेटेगा सोएगा तो उसको ज्यादा तकलीफ होगा। मोटापा जो रहता है वो एक कारण होता है। मोटे लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ा भी एक साइड सोएंगे, बाएं साइड, लेफ्ट साइड, तो उनको ये तकलीफ होगी। या पेट के बल सोएंगे तो उनको ज्यादा तकलीफ होती है। और दूसरा क्या है कि इसोफेगस बहुत दिनों से अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो ये बैक फ्लो बार बार करेगा। अगर ये यही चीज एसिड रिफ्लक्स बहुत क्रॉनिक हो गया, बहुत दिनों से हो गया, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ के फिर GERD जो बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिन गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD में वो कन्वर्ट हो जाता है। और कभी कभी ये प्री कैंसरस भी होता है, या फिर इसोफेगस में प्रॉब्लम होकर बैरेट्स इसोफेगस भी होता है। अगर हमने चिकित्सा नहीं किया तो इसोफेगस का जो लाइनिंग है वह बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है, और फिर उसकी वजह से अन्न को निगलने में तकलीफ होने लगती है। तो आयुर्वेदिक चिकित्सक जो भी चिकित्सा करते हैं उनको ये सारी कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा चीजें हो जाती है। डायग्नोसिस अगर करना है कि एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्लिनिकली उनको डायग्नोसिस करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और तब भी नहीं फायदा हो रहा है, तो 6 6 महीने पे, और 6 महीने दवाई दिया तब भी फायदा नहीं हो रहा है, तो एंडोस्कोपी करके चेक करना चाहिए। कभी कभी एंडोस्कोपी बायोप्सी कर लेना चाहिए, जो 40 या 40 साल के ऊपर के लोग हैं।
और जिनको वजन कम हो रहा है और एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, खाना पच नहीं रहा, तो हमें बायोप्सी करके पता लगाना चाहिए। कभी कभी इसको पित्तज उदावर्त की तरह देखा जाता है, और पित्त का जो स्नेह गुण है और तीक्ष्ण गुण है, यह बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ये कंडीशन हो जाती है। तो अब इसमें हमें क्या क्या देखना चाहिए, आयुर्वेद के भाषा में अगर देखें तो कौन कौन सी व्याधि इसमें आती है। तो आयुर्वेद की भाषा में देखिए तो अम्ल पित्त जो होता है, उसको हमें देखना चाहिए कि अम्ल पित्त, पित्त का जो अम्ल गुण है, पित्त के विदग्ध होने से जो अम्लता बढ़ गई है शरीर में, और उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें अम्ल पित्त जरूर देखना चाहिए। स्त्रोतस अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें स्त्रोतस में यहाँ पे अन्न व स्त्रोतस उसकी दृष्टि है, और जाठराग्नि जो है वह कहीं ना कहीं विकृत है, यह हमें कंसिडर करना चाहिए। दूसरा बात है कि हमें इसमें विदग्ध जो पित्त है, खराब हुआ पित्त है, उसको हमें देखना चाहिए। तो आयुर्वेद की भाषा में तो हम यही सब देखते हैं। फिर कभी कभी पित्तज गुल्म होता है, उसमें भी ये हो सकता है। उदावर्त है कि नहीं वो देखना चाहिए। फिर उसके बाद में आम कितना है, साम पित्त है क्या, वो हमें देखना चाहिए। और हम लोग अगर देखते हैं, अगर अम्ल पित्त देखें तो अम्ल पित्त नाम से स्वतंत्र व्याधि चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, वाग्मट में कहीं पर भी नहीं दिया है। और ग्रहणी अध्याय में ग्रहण के पूर्व रूप कहते समय जो उन्होंने सुप्त पाक का है कि खाना पचता नहीं है और एसिडिक फॉर्म बहुत ज्यादा बन जाता है, सुप्त पाक, खट्टा एसिडिक, सुप्त मतलब सड़ा हुआ खट्टा, सुप्त पाक हो जाता है। इसमें साम पित्त और अम्ल पित्त के लक्षण चरक संहिता में बताए गए हैं। काश्यप संहिता में सबसे पहले अम्ल पित्त का स्वतंत्र रूप से वर्णन है। जैसे योग रत्नाकर में वर्णन है, भाव प्रकाश में वर्णन है, माधव निदान में इसका स्वतंत्र अम्ल पित्त रोगाधिकार, ऐसे योग रत्नाकर में भी है, माधव निदान में भी है, भाव प्रकाश में भी है। फिर भैषज रत्नावली में भी अम्ल पित्त रोगाधिकार ऐसे करके व्याधि बताया है। अगर हम लोग अम्ल पित्त देखें माधव निदान में क्या बताया है, तो इसको इसमें बताया है कि इस व्याधि में अम्ल गुणोद्रिक्तम पित्तम अम्ल पित्तम, अम्ल गुण से पित्त बढ़ जाता है, तो इसीलिए इसको अम्ल पित्त नाम का व्याधि बोलते हैं। और दूसरा और क्या होता है कि पित्त दो तरह का होता है, प्राकृत होता है और विदग्ध होता है। प्राकृत पित्त जो होता है वो कटु रसात्मक होता है, और विदग्ध पित्त या साम पित्त जो होता है वो बहुत आम युक्त पित्त होता है और खराब पित्त होता है, वह अम्ल अम्ल रसता ज्यादा बढ़ती है। नॉर्मली अम्ल रस भी होता है पित्त में, कटु रस भी होता है, ये हमने सुबह वाग्भट में देखा था, वाग्भट का जो रेफरेंस है। लेकिन अम्लता ज्यादा बढ़ जाती है जब पित्त विदग्ध हो जाता है, आम युक्त हो जाता है। और पित्त की विदग्ध वृद्धि होती है, मतलब विदग्ध पित्त की वृद्धि होती है तो अम्ल गुण बढ़ने लगता है और अम्ल पित्त का निर्माण होने लगता है। अम्ल पित्त यह एक अत्यंत चीरकारी व्याधि है, मतलब क्रॉनिक ऐसा हो जाता है। और ये एसिड रिफ्लक्स डिजीज भी बहुत क्रॉनिक होता है, और बहुत दिन हेतु सेवन करने से संप्राप्ति धीरे धीरे बढ़ती है। और इसको व्यक्त होने में जब संचय होगा, प्रकोप होगा, प्रसर होगा और व्यक्त, जो षट क्रिया काल है उस हिसाब से इसको अधिक समय लगता है। और यह अम्ल पित्त जो है यह अभ्यंतर मार्ग का व्याधि है, और यह कष्ट साध्य भी रहता है। और हमारे ग्रंथों में बताया कि दो टाइप टाइप का होता है, एक ऊर्ध्वक होता है, एक अधोक होता है। और दोषों के हिसाब से देखा जाए तो वातानुबंधी होता है, कफानुबंधी होता है, वात कफानुबंधी होता है। और इसके हेतु बताया क्या है कि विरुद्ध दुष्टा अम्ल विरुद्ध दुष्टाम्ल विदाही पित्त प्रकोपी पानान्न भुजो विदग्धम पित्तम स्वहेतु पचितम पुरा यदत्तम्ल पित्तम प्रवदंती संतः। इसका मतलब अगर विरुद्ध अन्न का सेवन बहुत ज्यादा किया जा रहा है, और वर्षा ऋतु के प्रभाव से शरीर में पित्त का संचय होता है, पित्त का संचय का काल है वर्षा ऋतु, और उसमें अगर विरुद्ध अन्न का सेवन किया जा रहा है, जैसे दूध और नमक का सेवन किया जा रहा है, चाय चाय के साथ में पराठा खाया जा रहा है, पूरी और सब्जी खा के और दूध पिया जा रहा है, कॉफी चाय पिया जा रहा है, विरुद्ध अन्न का सेवन हो रहा है, दुष्ट भोजन मतलब खराब अनहाइजीनिक चीजें खा रही है, या जंक फूड जो बाहर की मिलती है, गोलगप्पे हो गया, पानी पूरी हो गया, बाहर का जो भी जंक फूड है वो खाया जा रहा है। और अति अम्ल चीजें जैसे टोमेटो सॉस, शार मतलब पापड़ का सेवन हो रहा है, इडली डोसा फर्मेंटेड चीजें खा रहे हैं, ब्रेड बिस्किट्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं, विदाह उत्पन्न कर रहे हैं, लाल मिर्ची पाउडर डाल के मिसल पाव खा रहे हैं, ऐसे बहुत सारा, या ये जो पाव भाजी खा रहे हैं, बहुत तीखा चीज खा रहे हैं बहुत ज्यादा, और विदाही चीजें खा रहे हैं, तो पित्त प्रकोपक अन्न पान का सेवन कर रहे हैं, या तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं,
बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा पी रहे हैं, रात्रि जागरण कर रहे हैं, तो पित्त जो होता है शरीर का वो बहुत विदग्ध हो जाता है। विदग्धता का मतलब होता है कि उसमें खट्टापन बहुत ज्यादा आ जाता है। विकृत रूप से पित्त जमा होने लगता है शरीर में, और वो पेट में आमाशय में संचित होने लगता है, अधोआमाशय में। और इस तरह से अम्ल पित्त व्याधि का निर्माण होता है। उसी तरह से सड़ा हुआ अगर कोई खाना खा रहा है, अब जैसे कि आप पिज्जा भी देखेंगे तो ये सड़ा हुआ मैदा से बनता है, फ्रेश नहीं बनता है कभी भी। उसको सड़ा के फर्मेंट करके फिर बनाया जाता है। पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ये सब मतलब फ्रेश वाली चीजें नहीं होती है ये। ब्रेड वगैरह, पाव वगैरह जो होता है, ये सब क्या होता है, विकृत होता है। यह खाने योग्य नहीं होता है आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो। उसी तरह से विष युक्त पदार्थों का अगर बहुत ज्यादा सेवन हो रहा है, जैसे कि अगर चाय कॉफी वगैरह है वो प्लास्टिक में लिया जा रहा है, और प्लास्टिक के बोतल में सड़ा हुआ पानी जो है, बिस्लरी का पानी, वह भी पित्त को प्रकोपित करता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। लोग बिस्लरी समझ के पी रहे हैं, लेकिन वो खराब पानी होता है। 1 मिनट रुक जाइए। हेलो। हाँ, तो फिर क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा अम्ल रस का सेवन हो रहा है, लवण रस का बहुत ज्यादा सेवन हो रहा है, खट्टा चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, मसाले वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, और तीखी चीजें, कटु रसात्मक चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो ये एसिड जो है, एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता है शरीर में। हमारे शरीर का जो पित्त है वो विदग्ध हो जाता है, खराब हो जाता है। और अति उष्ण चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, अति स्निग्ध चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं। अति स्निग्ध मतलब तेल में बनाए हुए, डीप ऑयल में बनाए हुए फ्राइड चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जा रहा है। ये एक कारण होता है। उसके बाद में अति उष्ण चीजें खा रहे हैं, अति स्निग्ध चीजें खा रहे हैं, और अति रुक्ष चीजें खा रहे हैं। अति द्रव, अगर सूप और जूस भी पी रहे हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो पित्त का द्रव गुण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर पिष्टमय चीजें, जो मैदा से बने हुए चीजें हैं, मिठाइयाँ है, मिठाइयाँ कभी भी फ्रेश नहीं होती है। वो अभी हमको लगता है कि फ्रेश है, लेकिन वो बहुत पुराना होता है। जो हमको खिलाया जाता है मार्केट का, वो बहुत पिष्टमय जो मिठाइयाँ उठाई है, वो भी इसका कारण होती है। और गुरु पदार्थ बहुत ज्यादा खा रहे हैं। अभी त्योहारों का टाइम आ रहा है और शरद ऋतु है, तो पित्त का ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभिसंधि पदार्थ का सेवन करना, मतलब दही का सेवन बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर जो कच्चा गुड़ है उसका सेवन करना, भुना हुआ धान का, और फिर जो धान्य होते हैं, स्प्राउटेड चीजें जो खाने का आदत है, वह, फिर ब्रेड, इडली, डोसा, ढोकला, जलेबी, ये सब जो है, इडली जलेबी भी बनाते हैं तो फ्रेश नहीं होता है, थोड़ा सा उसको रख दिया जाता है, फिर उसके बाद जलेबी बनता है। उसी तरह से ढोकला बनाना, खमंग बनाना, फिर डोसा, इडली, ये सब फर्मेंट करके बनाते हैं। खट्टा छाछ पीना, कांजी लेना, सूखे साग को सेवन बहुत ज्यादा करना, ये बहुत सारे कारण। और जो लोग सरसों का तेल, जिनको साथ में नहीं, लेकिन वो लोग सरसों का साग खा रहे हैं, सरसों का तेल खा रहे हैं, और नागपुर जैसे जगह में रह रहे हैं, तो ये सबसे एसिड रिफ्लक्स डिजीज बढ़ जाता है। और जो लोग मोटे लोग होते हैं, जिनमें सामता बहुत ज्यादा बढ़ी है, और वो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको एसिड रिफ्लक्स डिजीज बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें पित्त का द्रव गुण बढ़ जाता है, और अभिसंधि और विधायी पदार्थ जो हेतु होते हैं। उसी तरह से अनुपदेश भी इसका प्रमुख कारण बताया गया है। तो अनुपदेश में अम्ल पित्त का प्रमाण ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि काश्यप संहिता में बताया है कि अनुपदेश प्रायण संभवत्यतेश देहिनाम, अनुपदेश में ये ज्यादातर ये शरीर में होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसमें मेन क्या होता है कि अग्निमंद होना मेन कारण होता है। तीनों दोषों का प्रकोप होकर अग्निमंद होता है। दूसरी जगह से पित्त का प्रकोप होता है बहुत ज्यादा, द्रव गुण से और अम्ल गुण से पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
एक तो वर्षा ऋतु में संचित पित्त है और शरद ऋतु में है तो और ज्यादा बढ़ जाता है। और खान पान भी वैसा है कि अपत्य शुरू रहे तो अन्न को विदग्धा अवस्था आ जाती है, या अम्ल अवस्था पर विकृत हो जाता है, साम पित्त बहुत ज्यादा बढ़ता है, और यह अम्ल पित्त व्याधि में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और आमाशय को जो अंतर कला है उसमें क्षोभ होता है, आमाशय की दुष्टि होती है, और फिर ये एसिड इतना ज्यादा होता है, इसमें द्रवता है, सरता है, विस्त्रगंधता है, तो उसके बाद में उष्णता है, तीक्ष्णता है। इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक अम्लधर्मी, एक क्षारधर्मी। दोनों टाइप में ये बढ़ जाता है। और अग्निमांद्य रहेगा, हृदकंठदाह रहेगा, हुरलास रहेगा, और ये सारे सिम्टम बढ़ जाते हैं। तो हमें पहले डायग्नोज करना है क्या हेतु है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर डायग्नोसिस परफेक्ट हुआ तो आगे चिकित्सा करने में हमें दोष दुष्य समूर्छना क्या हुई है, अंशांश कल्पना से क्या हुआ है कि पित्त का कौन सा गुण कितने मात्रा में बढ़ा है, फिर उसमें वायु का क्या अनुबंध है, फिर उसमें कफ का क्या रोल है, वह सब हमें देखना पड़ता है। और इसमें आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो एसिड रिफ्लक्स डिजीज का अगर हम लोग देखें अम्ल पित्त, ऊर्ध्व अम्ल पित्त में सिम्टम्स बराबर ऐसे मैच होते हैं कि अविपाक, क्लम, उत्क्लेश, तिक्त अम्लोद्गार गौरवही, हृदकंठदाह रुचि, अरुचि भी चाम्ल पित्तम भवेद विषक। मतलब अन्न का पचन ठीक से नहीं होता है, मेन बात। अन्न पच नहीं रहा है, पित्त तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, और उत्क्लेश हो रहा है बहुत ज्यादा, जी मिचला रहा है। उत्क्लेश का मतलब है कि यह ऊपर की तरह उछल के आने का कोशिश कर रहा है, उत्क्लेश हो रहा है, जी मिचलाता है। फिर उसके बाद में अम्ल या तिक्त उद्गार होता है। उद्गार मतलब ऐसे ढकार आती है, और जो ढकार आती है वो बहुत ही खट्टा आता है, और पेशेंट को बहुत ऐसे इरिटेट होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी तरह से सीने में जलन होती है बहुत ज्यादा। उसी तरह से कंठ में दाह होता है, बर्निंग इतना ज्यादा होता है। एक बार ऐसे ढकार आ गया ना, या ऊपर उद्गार आ गया, तो पूरा ऐसे जलता है। कभी कभी सोते सोते एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है कि फूड पाइप में जाता है और इतनी जोर से खांसी आती है। और मेरे पास तो ऐसे कुछ पेशेंट है, उनके फादर को तो डेथ हो गया, इतना ज्यादा ये एसिड रिफ्लक्स बढ़ गया था। और एंटासिड और पेंटाप्रेजोल, ओमेप्रेजोल ले रहे थे, रैंटेक वगैरह ले रहे थे, सर्जरी भी कराया था। लेकिन एक बार वो खा रहे थे, खाते खाते इतना जोर से एसिड रिफ्लक्स हुआ कि वो फूड पाइप में गया, सांस लेना बंद हो गया और डेथ हो गया। मतलब इतना भयंकर ये कंडीशन हो जाता है। और एलोपैथी में इसका परमानेंट कोई भी इलाज नहीं है। अब उत्क्लेश अगर हम लोग देखा जाए तो ये वायु के शोभ से कोष्ठ में रहने वाला अन्न जो है बाहर आने के लिए प्रवृत्त होता है। सुश्रुत संहिता में शारीरिक स्थान में फोर्थ नंबर का जो श्लोक है, फोर्थ नंबर का अध्याय है, उसमें 53 नंबर के श्लोक में बोला है, उत्क्लेश के बारे में बताया है। उत्क्लेश और अम्लपित्त दोनों है तो क्या बोलते हैं कि उत्क्लेश शांतम न निर्गच्छेत, प्रस्ते प्रसेक्ष जीवन नैरितम, हृदयम पीड़ित्यत्ये चास्य समुत्क्लेशम विनिर्दिशेत। मतलब वायु के शोक से कोष में रहने वाला अन्न बाहर आने को प्रवृत्त होता है। यह अन्न जो है वो विमार्गर या प्रतिलोम हो जाता है। इसमें प्रसेक भी होगा, जीवन होगा, सीना भर जाएगा, सीना दबा हुआ, ऐसे अंदर से चेस्ट ऐसे दबा हुआ है, ऐसे तकलीफ होती है, हुरलास होता है, उल्टी होने जैसा होता है, लेकिन उल्टी होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। और इसमें अजीर्ण होगा, छर्दी होगा और उदावर, ये सारे लक्षण हो जाते हैं। और उसके बाद में और क्या बता रहे हैं कि उदर गौरव होगा, उदर शूल होगा। काश्यप संहिता में बहुत अच्छा बताया है एसिड रिफ्लक्स के लिए, उससे मैच करते हुए अम्लपित्त की, विड़ भेदो गुरु कोष्ठत्व, अम्लोत्क्लेश शिरोरुजा, त्रिशूल मुदरा आदमान, अंग साधु अंतर पूजनम, कंठोरसि विदह्यते, रोम हर्षस्य जायते। मतलब उदर गौरव होगा, पेट ऐसे बहुत हैवी हैवी लगेगा, उदर शूल होगा, पेट में दर्द होगा, शिरा शूल होगा, हेडेक होगा, त्रिशूल होगा, हार्ट में पेन होगा, आधमान होगा, पेट फूल जाएगा, आटो मतलब पेट में गुड़ 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 होगा, और शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्वचित द्रवमल प्रवृत्ति भी होती है अगर वो नीचे से निकलना चाहे तो। और क्या बताया कि अगर इसमें ऊर्ध्वक है, ऊर्ध्वक बार बार अम्ल पित्त हो रहा है तो कफानिबंधी होता है, और इसमें छर्दी प्रधान लक्षण होता है। उल्टी आती है तो वो कैसी आती है एसिड रिफ्लक्स डिजीज में, तो इसमें हरे रंग की आएगी, पीले रंग की आएगी, नीले रंग की आएगी, काले रंग की आएगी और लाल रंग की आएगी। बहुत ज्यादा खट्टापन रहता है। एक बार तो मेरे पेशेंट को इतना ऐसे उल्टी हो रहा था, एसिड आ रहा था, तो उनका जो टाइल्स था, पुराने जमाने के टाइल्स कुछ अलग तरह के होते थे,
तो उन्होंने जब उल्टी किया ना तो पूरा टाइल्स साफ हो गया, एकदम क्लीन हो गया। और एक बार तो एक पेशेंट को तो ऐसा हुआ कि कॉइन रखा था 10 रुपए का, और इतना जोर से उल्टी हुआ कि कॉइन ही काला हो गया, इतना एसिड था। तो इसमें अति अम्ल एसिड होता है पूरा, या थिक तरह से युक्त द्रव बाहर निकलता है। शरीर के बाहर निकलने वाला द्रव जो होता है कभी कभी वो मांस के धोवन जैसा रहता है, कभी स्वच्छ रहता है, कभी कफ युक्त रहता है, कभी, और ये कफ जो है खराब होके रहा तो लवण रस युक्त हो जाता है। कुछ समय के बाद वो अम्ल रसात्मक सर्दी होती है, और शिरोवेदना भी रहती है, हेडेक बहुत ज्यादा होता है। और उसके बाद उल्टी होने के बाद भी खट्टा डकार आता है, अम्लोदगार होता है। और इसका हेतु रात्रि जागरण भी है, चिंता भी है, क्रोध भी है, मानसिक चीजें भी होती है, वेग भी धारण भी होता है। तो अम्लोदगार होता है, लेट खाना खाया, हैवी खाना खाया, और उरोविदा होगा, शिरशूल होगा, हृदशूल होगा, आटोक होगा। इसी तरह से जी मिचलाते रहता है, हाथ पैर में जलन होती है, अगर हमने एंटासिड वगैरह बहुत खाया। और यही बीमारी अगर कहीं कहीं और फैलने लगी तो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, कॉलीलिथियासिस होने लगता है। तो उसका सर्जरी करा दिया जाता है और गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर देते हैं। तो उसके बाद फिर एंटासिड वगैरह, क्योंकि ग्रहणी दृष्टि होगी तो पित्तज ग्रहणी नाम की व्याधि हो जाती है। और फिर हाथ पैर में जलन होती है, सर्वांग दाह होता है, कभी ज्वर होता है, कभी कफ का अनुबंध है तो कंडू होगा, और रैशेस आएंगे, मंडलोत्पत्ति, ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो हम इस तरह से एसिड रिफ्लक्स डिजीज को हम लोग देखते हैं। अब इसकी चिकित्सा क्या करनी है उस पर हम बात करेंगे। पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ बोलिए इस पे, प्लीज। इस पे कोई बोलना चाहे, बीना मैडम जी आप कुछ बोलना चाहेंगी प्लीज? आदरणीय बीना मैडम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज पे आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं प्लीज। या भोसले सर, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? जितेंद्र कुमार भांजा जी, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो बताइए प्लीज। हाँ सर। प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, प्रणाम सर। बताइए। जी सर अरे बताइए। काल से डिस्कशन चल रहा है, बहुत सारे अच्छा लगता है। और सर ये हमेशा एसिड पेप्टिक डिजीज का पेशेंट तो ज्यादा ही आजकल तो बहुत बढ़ गया, वो डिजीज ज्यादा ही आता है। और सर काल से भी जो डिस्कशन होता है कि हमारा जो मत है सर, कि पित्त का जो प्राकृत गुण होता है, पित्तम पुतिम द्रवम स्निग्धम नीलम पित्तम तथैव च उष्णम कटु रसम चैव विदग्धम श्याममेव च। जब हम विदा ही अन्न का ज्यादा सेवन करते हैं, हमारा जो दिनचर्या है वो ठीक नहीं रहता है। जब खाली पेट में ज्यादा ठंडी वाटर पी लेते हैं, शरीर का अग्नि भी दुर्बल हो जाता है। वो सब कारण से अग्नि तो अग्निमांद्य तो होता है, लेकिन जो पित्त का जो विदग्ध हो जाता है ज्यादा, जो खट्टी और वो अम्ल रसात्मक और वो ज्यादा वो सब तीखा खाद्य खाने से विदग्ध विदग्ध होकर वो वही अम्ल पित्त रोग को पित्त विदग्ध हो जाने पर हो जाता है। और सरे जब हो जाता है तो गले में जलन होता है, और वो खट्टा धक्का धिक्कार भी आता है। और वो कभी कभी जो वॉमिटिंग हो जाता है, कभी कभी ऐसा दिखा जाता है। तो वॉमिटिंग होने के बाद ही अच्छे ही लगता है। वो सब अम्ल पित्त का सारे लक्षण होता है। और इस अम्ल पित्त में ज्यादा ही गले में जलन होता है, और एपिगैस्ट्रिक रीजन में ही ज्यादा ही पेन होता है जब वो जो ऊर्ध्व गमन होता है जो एसिड का, ऐसा ही होता है। और वो तो जब अच्छा पित्त की हम ले सकते हैं, जो को हम कंपेयर कर सकते हैं उसको, जो सक्कस इंट्रिकस हमारा जो सिक्रेशन होता है, जब जो प्राकृत पित्त का लक्षण से थोड़ा वो अलग होता है, जो ऐसा ही सारे होता है। और वो ज्यादा ही विदग्ध कारक आहार विहार खाने से पित्त विदग्ध हो जाता है, उनका जो अम्लता जो गुण होता है वो ज्यादा ही वृद्धि हो जाता है, इसलिए होकर ही अम्ल पित्त का रोग का ही सृष्टि करता है। ऐसा ही सर बोलूंगा, इतना ही। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। और कोई टॉपिक पे बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। आदरणीय शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? या मुनमुन जी आप कुछ बताना चाहेंगे? ऐसे पेशेंट देखे एसिड रिफ्लक्स होता है। या आरती मैडम आप कुछ बताना जी चाहेंगी तो? सर। हाँ जी बताइए। जी प्रणाम सर। अभी हाँ अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था सर, नीतीश झा।
वो मतलब उसका ऑक्यूपेशन ऐसा था, वो कपड़ा का दुकान में सब काम करता था वो। तो उसका पहले हेतु हमने जानने का प्रयास किया, तो वो अधिकतर बाहर का खाना खाता था। एक टाइम नाश्ता में वो समोसा डेली की डेली 4 बजे खाता ही खाता था, और कोल्ड ड्रिंक्स भी पीता था। तो मैंने वो बंद करवाया, और बाकी जो उसको मैं पित्त शामक औषधि दिया। जैसे आपने बताया था सर, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, कामदूधा, लघु शुद्ध शेखर, ये तीन, इस सब चीज का मैं एक योग बना दिया, मतलब पाउडर फॉर्म में। और उसको हमने दे दिया इसके साथ, आंवला के मुरब्बा के साथ ये दिया। और उसको आंवला का भी सीजन है, तो आंवला का जूस भी बोला था पीने के लिए खाली पेट, और उसको लंघन करवा दिया था सर। और एक दिन फिर विरेचन बटी देके विरेचन करवा दिया, इतना में उसका पूरा ठीक हो गया सर। बहुत अच्छा। तो ये एसिड रिफ्लक्स होता था उसको जोर से? हाँ, पूरा ढकार आता था, पूरा जलन होता था पूरा उसको, और भूख ही नहीं लगती थी उसको। बोल रहा था कि मुझे भूख ही नहीं, खाने की बिल्कुल भी रुचि नहीं है। और उसको लूज मतलब पैखाना भी नहीं होता, एक दिन बीच करके 2 दिन बीच करके होता था मोशन उसको क्लियर। तो मोशन क्लियर होता ही नहीं था। जी। जी सर। मुझे ये कहना है कि अगर ये रिफ्लक्स हो रहा है तो हम इसको आयुर्वेद में उत्क्लेश बोलते हैं। उत्क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसमें आम को समझ के सबसे पहले तो लंघन कराना सबसे बड़ा चिकित्सा होता है। और उत्क्लेश जी सर। बहुत जी सर। है तो हमें वामक औषधियों से या पानी ज्यादा पिला के उंगली डाल के और उल्टी करा देना चाहिए। और नहीं तो वामक हम्म। औषधियों की सहायता से लघु वमन देके लवण जल दे दे या यष्टि मधु जल को आकंठ पान दे दे, अपने आप उल्टी आ जाएगी और पूरा कफ निकल जाएगा, पित्त निकल जाएगा। तो उत्क्लेश हो रहे वहां पे कफ भी है और पित्त तो है ही। उसी तरह से अगर उत्क्लेश ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है लेकिन वो ऊपर तक आ रहा है, बार बार बर्पिंग टाइप हो रहा है, हम्म। वहां पे दीपन पाचन और शमन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। तो आयुर्वेद में जो आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं वो इतनी दिव्य और अच्छी हैं। हम यकृत पे भी काम करते हैं, अम्ल पित्त की भी चिकित्सा करते हैं, उदग्ध पित्त की भी करते हैं, आम साम पित्त की भी करते हैं, या उदावर्त की करते हैं, या बात की अनुलोमन करने वाले करते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे द्रव्य देते हैं जैसे शंख भस्म है। शंख से बनाए हुए जो द्रव्य सुधाकर, जैसे पंचामृत, तो शेखर रस है, फिर उसके बाद शंखवटी है, तो बहुत अच्छा। और इसका अनुपान नींबू का रस और अम्ल द्रव्य जो दीपन पाचन करते हैं उनके साथ देते हैं, या द्राक्षा देते हैं, आमलकी देखते हैं, अनुलोमन करने के लिए गंधर्व हल्दी देते हैं, करोगे मृदु अनुलोमन औषधि देते हैं। तो सबसे पहले इसमें तो लंघन कराना चाहिए। लंघन हम जितना मैक्सिमम करा दें, उसके बाद में लघु और उष्ण आहार देना चाहिए, हल्का चीजें देनी है। और उसके बाद में उष्णोदक गर्म पानी, वो आम का पचन करने के लिए, क्योंकि रोगा सर्वेपि मंदाग्नो, रोग जितने भी होते हैं अग्निमंद होने की वजह से होते हैं। इसी तरह से अगर हम ये देखें तो एसिड रिफ्लक्स जीईआरडी आमाशय समुद्भव व्याधि है। तो इसका निर्माण ज्यादातर कफ, क्लेदर कफ की विकृति है, तो कफ और पित्त की दृष्टि से होता है। रोगी बलवान है, कुरुषता नहीं है, तो वमन कराना ही सबसे अच्छा चिकित्सा होता है। और ये केवल आयुर्वेद के पास ये अधिकार है कि हम अच्छे से वमन करा देते हैं। तो वमन के लिए हम लोग 30 रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पटोल है, नीम पत्र है, इनके क्वाथ में मदन फल, शहद और सेंधा नमक मिला के उल्टी करा देते हैं। फिर वमन कराने के बाद संसर्जन क्रम करके फिर मृदु विरेचन करा देते हैं। विरेचन के लिए हम निशोत्तर, फिर हरित की, द्राक्षा, यष्टि मधु आदि द्रव्य का प्रयोग करते हैं। या मेडिसिन अगर देखा जाए तो अविपत्ति का चूर्ण का प्रयोग करते हैं, स्त्रंसन चूर्ण का प्रयोग करते हैं, आमलक आदि चूर्ण का प्रयोग करते हैं, त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करते हैं, विरेचन का क्वाथ का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में वमन और विरेचन दोनों कर दिया, तो विरेचन तो पित्त की चिकित्सा है, और कफ का उत्क्लेश हो रहा है तो कफ के लिए वमन करा देते हैं। दूसरा है कि इसमें पित्त साम होता है, तो ऐसा बताया है कि सामम दोषा न निर्हरित, साम दोष को निकालना नहीं चाहिए। ऐसे शंका होती है कि हम साम दोष है उनको निकाले कि ना निकाले, तो इसीलिए पहले लंघन कराना बहुत जरूरी होता है। लंघन करा देंगे, कुछ खाने को नहीं देंगे, और सड़ंग पानी अगर दे रहे हैं, मुत्ता परपट कोशिरा चंद्रो नित्य नागरी, नागर है और शुंठी है, लेकिन वह दीपन पाचन है और मधुर विपाकी है, तो वो दे देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और लघु भोजन देते हैं। और अगर रोगी बलवान नहीं है, दुर्बल है, तो हम लोग शमन चिकित्सा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तिक्त रसात्मक द्रव्य जैसे गुरुचि का प्रयोग करते हैं, फिर किरात तिक्त का प्रयोग करते हैं। और द्रव गुण से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो हमें वमन करा के अम्ल धर्मिता वाला जो पित्त है, साम पित्त है, अम्ल पित्त है, उसको हम उल्टी करा के ही निकालते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अगर क्षार धर्मिता बढ़ गई है, हीट बहुत बढ़ गया है,
तो शीत वीर्यात्मक द्रव्य जैसे चंदन का सेवन कराते हैं, चंदन का चूर्ण है वो शीत होता है। आंवले का मुरब्बा देते हैं, गुलकंद देते हैं, फिर आंवले का रस देते हैं। फिर उसके बाद में क्योंकि आमलकी में लिखा है कि विशेष रूप से पित्त पे काम करता है। फिर उसके बाद में हम अनुलोमन करने के लिए हरितकी का सेवन कराते हैं। उसके बाद में कपड़जी का भस्म देते हैं, वो खाने को अब्जॉर्प्शन शक्ति बढ़ाता है। प्रवाल पंचामृत देते हैं, शुंठी देते हैं, मधुर चक्र देते हैं। और अगर ये हमें ग्रहणी कला को ठीक करना है या विदग्धा जीर्ण जैसे कंडीशन और ये एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो ग्रहणी कला को अच्छा करने के लिए परपटी कल्प देते हैं, कामदूधा देते हैं, स्वर्ण माक्षिक भस्म देते हैं, भंग भस्म देते हैं, प्रवाल भस्म देते हैं। साम पित्त पे काम करना है तो सुचेखर रस, स्वर्ण सुचेखर देते हैं या लघु सुचेखर या सादा सुचेखर। ये व्याधि प्रतिनिक दवाई है। शुभ सुचेखर रस, शंख भस्म, पिपली मूल्य देते हैं। नींबू अम्ल रसात्मक होकर भी मधुर विपाकी होता है, इसलिए नींबू का शरबत पिलाना सबसे अच्छा होता है, उसी का अनुपान दिया जाता है। उत्कृष्ट दीपन के रूप में इसका प्रयोग होता है। और नहीं तो अनुपान के रूप में हम अदरक अवलेह का प्रयोग करते हैं। अदरक जो है ऐसा बोला जाता है, भोजन आग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम। भोजन के अग्र में हमेशा लवण और अदरक सेवन करना सबसे अच्छा रहता है, कभी एसिड रिफ्लक्स नाम का बीमारी नहीं होगा। आंवले का मुरब्बा अच्छा होता है, कुष्मांड अवलेह अच्छा होता है, फिर उसके बाद आमलकी का अवलेह अच्छा होता है। और विदग्धता को कम करने के लिए सबसे उत्कृष्ट औषध हमारे सर बताते हैं कि शतावरी जो होता है सबसे अच्छा माना जाता है। लंघन दीपन पाचन करने वाले शतावरी का प्रयोग करें, शतावरी कल्प का प्रयोग करें, शतावरी क्वाथ का प्रयोग करें, शतावरी चूर्ण का प्रयोग करें। और नहीं तो और द्रव्यों में अगर देखा जाए, ग्रहणी रोग में अगर देखा जाए चरक संहिता में भूनिम्बादि क्वाथ, पटोल आदि क्वाथ, गुरुच्यादि क्वाथ, कंटकार्यादि क्वाथ, अभ्यारिष्ट, अभ्यावले, नारिकेल खंड, ये सब बताया है। तो जैसे तिक्त घृत, महातिक्त घृत बाद के स्टेज में दीपन पाचन होने के बाद तिक्त घृत दे दिया तो ये प्रॉब्लम पूरा ठीक हो जाता है। महातिक्त घृत, शतावरी घृत, पिपली घृत, द्राक्षा घृत, इनका अनुपान के रूप में प्रयोग करते हैं। और मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग भी कुछ बताइए। आदरणीय बीना मैडम, आप कुछ बताना चाहेंगी एसिड रिफ्लक्स पे? आरती मैडम, शशि मैडम, कुछ बोलिए आप लोग। बीना मैडम, सॉरी सर सर, पेशेंट देख रही हूँ। आप पेशेंट सर अदरक बताया Sorry, आपने, sir. उष्ण नहीं होता सर अदरक? तो हम कितना दे रहे हैं? वहां सामता को बचाना है ना, कफ को हाँ। कम करना है। ठीक है सर। कभी कभी क्या होता है, लेदर कफ इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उसका आवरण हो जाता है ऊपर। पित्त को जो है ना, पित्त जो पचना चाहिए वो पित्त के ऊपर कवरिंग कर देता है, उसके वजह से भी वहां पे गैस्ट्राइटिस ऐसे कंडीशन रहते हैं। तो अदरक इसलिए देते हैं कि कफ कफग्न होता है और दीपन पाचन होता है, आम का पचन करता है, क्लेज को निकाल देता है, और द्रव गुण से जो बढ़ा हुआ पित्त उसको भी वो पचा देते हैं। ज्यादा नहीं दे, थोड़ा थोड़ा, बराबर है। आप लोगों में से और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। और इसमें हम लोग क्या दे सकते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग बताइए थोड़ा। शशि सर मैडम, जो आप बताइए। सर जो अक्षपित्त के बारे में जो बोला है आयुर्वेद में, सर वो भी विदग्ध होने से भी अम्ल हो जाता है क्या सर? हाँ, अगर अच्छ पित्त है वो अगर ऐसा हेतु सेवन होंगे तो विदग्ध हो गई ना। हाँ सर, वही सर पूछना था सर, वो भी विदग्ध होकर भी अम्लता को प्राप्त हो जाता है सर? हाँ, बीमारी तो वही होता है ना। भगवान ने तो सबको अच्छे पित्त बना के ही भेजा हुआ है, शुद्ध वायु करके ही शरीर बना के दिया है। सर लेकिन वो सर विदग्ध सर होने के हेतु सेवन होते हैं वैसे। सर जो अक्षपित्त और वो जो प्राकृत पित्त में सर क्या अंतर क्या होता है सर? प्राकृत पित्त ही अच्छ पित्त होता है ना, शुद्ध पित्त। ओ सर ठीक है सर। वो स्नेहम तरम द्रवम तीक्ष्णोष्णम चरम द्रवम, जो ये श्लोक बताए वही अच्छ पित्त है ना। अच्छ मतलब शुद्ध पित्त। सर सर ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, और क्या बताया है, तो इसमें हमें तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना है। अगर आम बहुत है तो कटु रस का भी प्रयोग कम मात्रा में कर सकते हैं, जैसे अदरक जैसे द्रव्य दीपन पाचन है, जीरा अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं। और अम्ल रस का प्रयोग करते हैं, जो अम्ल रस जो ऐसे अम्ल जो जैसे आंवला वाला अम्ल, आंवला देते हैं उसके जो मधुर विपाकी हो। और अनार दें, वो ये होता है अम्ल होके भी मधुर विपाकी होता है। उसी तरह से कफहर की चिकित्सा भी करते हैं, पित्त का शमन करते हैं, वायु का अनुलोमन करते हैं। तो ये बहुत अच्छा फायदा होता है। और हमें ये देखना होता है कि यहाँ पे अपर जीआई गैस्ट्राइटिस है क्या, या नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया है क्या, जियोडिनाइटिस है क्या, लोअर बाउल कोलाइटिस है क्या।
वो एनाटॉमिकली एंडोस्कोपी का रिपोर्ट लेके हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो हमें वो करना चाहिए। दूसरा क्या है कि मृदु विरेचन करना, आम पाचन करना, मधुर द्रव्यों का प्रयोग करना, तिक्त रस का प्रयोग करना, आम पाचन करना, वातानुलोमन करना, अम्ल पित्त की चिकित्सा, विदग्ध पित्त की चिकित्सा, पित्तज गुल्म की चिकित्सा, अगर विदग्धाजीर्ण है तो अजीर्ण की चिकित्सा, ऐसे सब करना पड़ता है। इसमें हम लोग दीपन पाचन के लिए लवण भास्कर चूर्ण का प्रयोग करते हैं, या नारिकेल लवण का प्रयोग करते हैं, प्रवाल पिष्टी का प्रयोग करते हैं और तक्र के साथ करते हैं। उसी तरह से प्रवाल पंचामृत, धात्री लोह का प्रयोग करते हैं, घी और शहद का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से काढ़े में अगर हम लोग दें दीपन पाचन करने के लिए और लंघन कराने के बाद, तो हम लोग पटोल निम्ब कषाय देते हैं, त्रिफला आरगवत कषाय देते हैं, त्रिफला नीम यष्टि मधु कुटकी आरगवत का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से गुड़ इत्यादि कषाय का प्रयोग करते हैं। और जब दीपन पाचन हो जाए तो इसको परमानेंट हील करना है। तो घी जो होता है वो पित्त शामक होता है, इसलिए इंदुकांत घृत है, महातिक्त घृत है, दाढ़ी मादी घृत है, फिर तिक्ता कषायम है, पंचामृत कषायम है, गुड़ुच्यादि कषायम है, अमृता षडंग कषायम है, कल्याणक गुड़म है, फिर कामदुधा रस, शंख भस्म, अम्ल पित्तांतक लौ है, लीला विलास रस है, अविपत्ति का चूर्ण है, ये सब देते हैं। उसके बाद में दीपन पाचन हो गया तो हमें थोड़ा वहां पे मधुर रस का, मधुर तिक्त कषाय रस जो होता है वो पित्त का समय, तो सेकंड फेज में हम द्राक्षादि कषाय, मृदुकादि कषाय, मधुयष्टि आदि कषाय, विद्यारण्य कषाय, शतावरी क्षीरपाक कषाय इसका प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से कुछ अवलेह होता है जो अच्छे से पित्त का शमन भी करता है और पेट भी साफ करता है और खराब पित्त को निकालता है। तो दशमूल हरितकी है, द्राक्षादि लेहम है, सुकुमार लेहम है, कल्याणक गुड़ है, शतावरी लेहम है। अवलेह रूप में ले तो ये, अगर ये क्रॉनिक है बहुत दिनों से तो वो फायदा करता है। त्रिफला का चूर्ण अगर दूध के साथ दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। जो लोग को डायबिटीज उनको मीठा अवलेह नहीं दे सकते, दूध के साथ त्रिफला चूर्ण देते हैं। अम्ल पित्तांतक लौह सबसे अच्छा काम करता है। उसी तरह से फिर कामदूधा रस, सुशेखर रस, फिर धारा मंडूर, शंख भस्म, प्रवाल भस्म, नारिकेल लवण, ये सब बहुत अच्छा फायदा करता है। और दूसरा क्या है कि अग्नि को ध्यान में रखना। और जो लोग कॉफी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, चाय ज्यादा ले रहे हैं, आस्था वरिष्ठ ज्यादा ले रहे हैं, या अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं, स्पाइसी ले रहे हैं, और नमक ले रहे हैं, नमक के चीजें जैसे वेफर्स वगैरह खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं बहुत ज्यादा, और वो जो टीवी में ऐड आता है, अमित जी लव बीका जी, तो वो अमिताभ बच्चन वो प्रचार करता है, और अमिताभ बच्चन वो गुटखा और विमल का भी बहुत प्रचार करते हैं लोग। तो ये जो विमल खाना है, गुटखा खाना है, ये सब क्या है, पित्त बढ़ाता है। उसी तरह से इसमें हमें ऑयली चीजें बंद करनी है। पेन किलर अगर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स खा रहे हैं उसका कम प्रयोग करें। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एस्पिरिन जो है वो थोड़ा कम करें, स्मोकिंग कम करें। ऑयली चॉकलेट्स चॉकलेट्स खाने से भी बहुत ज्यादा आम होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है। और दूसरा क्या है कि हल्का खाएं, लघु आहार का सेवन करें, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। हाँ बोलिए मैम, कौन बोलना चाहेगा? सर हाँ जी, सर बोलिए अगर बोलिए उत्क्लेश नहीं हो। जी। जी सर, आवाज उत्क्लेश, आ रही? हाँ उत्क्लेश नहीं हो तो फिर वो जी एसिड रिफ्लक्स कहाँ तक आ रहे हैं, मतलब कंठ तक आ रहा है कि छाती तक आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है वो देखना चाहिए। अगर वो सर, पूरे एक सर आगे ऊपर भर्ती कंफ्यूजन जी। एक कंफ्यूजन ये होता है सर, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं पेट में गर्मी, मतलब उनको एसिड रिफ्लक्स नहीं होता है लेकिन पेट में गर्मी होती है। मल प्रवृत्ति जो होती है उसमें वो गर्मी के साथ होता है, या फिर कुछ भी खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरे पूरे शरीर में गर्मी हो। मतलब ऊपर का सिम्टम नहीं आता है, नीचे का आता है। तो क्या उसको हम लोग अभी जो ये बताया गया अधोगत उर्ध्वगत, उसमें ये कर सकते हैं क्या? हाँ उसमें हम विरेचन देते हैं ना सर, अविपत्तिकर चूर्ण जैसे द्रव्य देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। अच्छा। हमें हमें ये देखना है कि ये व्याधि कौन सा है। ये ग्रहणी रोग है, उत्क्लेश है, अम्ल पित्त है, विदग्धा जीर्ण है, मतलब क्या व्याधि है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। क्या पेशेंट को पहले मीजल्स और चिकन पॉक्स वगैरह पित्त बढ़ाने वाली चीजें, या पेशेंट ने बहुत ज्यादा लहसुन का सेवन ज्यादा किया है, लवण अम्ल कटु रस बहुत ज्यादा खाते हैं, गुरु अन्न खाते हैं, दही का सेवन करते हैं,
नया चावल खाते हैं, तेल वाले चीजें, तीखी चीजें ज्यादा खाते हैं, खमीर लाए हुए पदार्थ खाते हैं, अभिसंधी पदार्थ खाते हैं, दीवा स्वैप करते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं। मतलब क्या है। और मिल्क मिल्क के प्रोडक्ट्स लेके और फिर विरुद्ध चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं। क्या चीज है वो हमें सबसे पहले, क्योंकि अग्निमांद्य मेन इसमें कारण होता है। हाँ बोलिए बोलिए आप लोग। प्लीज बोलिए आप लोग, कुछ तो बोलिए। सर और इसमें ये है ना पंचसिद्धिक्त घृत का भी बहुत अच्छा उपयोग होता है सर। मैं जब भी पेशेंट को ना ये घृत देती हूँ तो मतलब उनको बहुत जल्दी फायदा मिलता है इससे। हाँ घृत। बहुत अच्छा बताया आपने। अगर हम विदग्धा जीर्ण देखें तो माधव निदान में क्या बोला है कि विदग्धे भ्रम तृण मूर्छा पित्ताच विविधा रुजः उद्गारश्च स धूम्राम्ल स्वेदो दाहश्च जायते। मतलब पित्त प्रकोप से अगर अजीर्ण हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं अम्ल अवस्था पर विकृत होने से विदग्धा जीर्ण होता है। यहाँ पे पित्त का द्रव गुण बढ़ने से पित्त इतना ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है कि अग्निमांद्य कर देता है। अग्निमान, और जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं, ज्यादा जूसेस पीते हैं, सूप पीते हैं, लिक्विड ज्यादा पीने से द्रव गुण बढ़ता है। और अग्निमान के कारण अन्न भी अम्लीभूत होकर अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। खाना पचते नहीं, अजीर्ण, पचा नहीं है, ऐसा अजीर्ण हो गया। तो इसमें गले तक खट्टा और कड़वा ऐसा कुछ तो उद्गार होता है। पेट में और सीने में जलन होती है, आंखों में जलन होती है, स्वेद आती प्रवृत्ति होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, उल्टी होती है, ज्वर होता है, भ्रम होता है, तृष्णा होता है, मूर्छा होता है। और यही विदग्धा जीर्ण क्रॉनिक स्टेज में रहा तो वह अम्ल पित्त में कन्वर्ट हो जाता है। जी, अजीर्ण से अम्ल पित्त की उत्पत्ति होती है। विदग्धा जीर्ण इज कन्वर्टेड इनटू अम्ल पित्त। अम्ल पित्त से आगे की स्टेज जाएंगे, पहले तो साम पित्त बनेगा, फिर साम पित्त के बाद और आगे देखेंगे तो फिर वो पित्तज ग्रहणी बनेगा। फिर ऐसे करते करते क्रॉस डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऐसे बड़े बड़े डिजीज तक हो जाता है। और नहीं चिकित्सा है तो कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। फिर पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर, अल्सरेशन होने लगता है, गैस्ट्राइटिस, ये सब होने लगता है। चलिए आप लोग कुछ बोलेंगे, बीना मैडम कुछ बोलिए आप। सर मैं दिवाली का फराळ कर रही हूँ, इसकी वजह से नहीं बोल रही कल से। अच्छा, सर फराल में क्या बना रही है आप? चकली। क्या बना रही है, चकली? चकलियाँ। और और आयुर्वेदिक बस आयुर्वेदिक तो कुछ नहीं है यहाँ भी। आप ठीक है बोलिए। बस्ती थे सर शाम को, तो बस्ती होने के बाद ये करने बैठे सर। अच्छा अच्छा, ठीक है आप। इसको मेरा एक पेशेंट है महेश फणसे बोल के, उसको कुछ जैसे ग्रंथ में कहा है कि परसों वो मैडम ने बताया था, कंचन मैडम नहीं वो और एक अंजना मैम ने बताया था कि उसी तरह से वो पेशेंट को कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी, मगर उसको आम्लोदगार आता ही है, विदाह होता ही है उसका, कुछ भी दे दो। अच्छा, तो ये कुछ भी कम ही नहीं होता, 4 साल से दवा खा रहा है वो, मगर कभी कभी उल्टी होती है। खाना तो इतना कम खाता है, वो तक्र भी नहीं पी सकता, इतना अम्ल रस होता है उसके वमन में भी सर। जी, ये सुवर्ण आपने से। सूत्र। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सुवर्ण सूत्रशेखर दे दिया तो भी उसको उसका भी वमन होता है उसको। तो अभी लघु सूत्रशेखर से थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इतना द्रव रूप है, इतना अम्लत्व है लघु सूत्रशेखर का, जो गैरिक है उससे थोड़ा उसका द्रवत्व कम हो जाता है, और आहार के ऊपर उसका कंट्रोल हो जाता है। अभी तो उसकी आगे की स्टेज नहीं आई उसकी, मगर वो दो खाने के बीच में या गणपति में या त्योहार में कुछ अलग खाता है तो उसको तकलीफ होती है। मैंने देखा है वो पेशेंट बहुत साल से मेरे पास ही आता है वो, एलोपैथी की कुछ सिंगल दवा नहीं खाता, मगर वमन के लिए मैंने बोल दिया है उसको कि आपके पास जा पुणे में और वमन करो। जी, और दूसरा बात है ना कि इसमें हमें आम पाचक स्टेज के हिसाब से
आम पाचकवटी देना पड़ता है, भास्कर लवण। पहले तो लंघन कराना सबसे जरूरी होता है, अग्नि बढ़ना सबसे जरूरी होता है। अगर जैसे अंजना मैम ने कल बताया था कि दही, खट्टा दही रखा, उसमें नॉर्मल दूध भी डाला तो अम्ल हो जाएगा, और उससे वो बर्तन ही अगर वैसा हो गया है तो आप कितना भी दवाई करिए कुछ नहीं होगा। तो शोधन तो सबसे पहले जरूरी होता है एसिड रिफ्लक्स या जीईआरडी में। और लंघन करना है, और उसके बाद में विविध प्रकार के यूज देना है, पेया देना है, प्रमथ्या कल्पना देना है, विलेपी देना है, नींबू शरबत देना है, तक्र देना है, फ्रूट का जूसेस भी जो अम्ल ना हो, ऐसे फ्रूट जूसेस भी अच्छा काम करता है। और गुरु स्निग्ध अति प्रमाण में आहार वर्ज्य करना चाहिए, दिया शॉप नहीं करना चाहिए, ये सबसे बहुत ज्यादा। और क्या होता है कि अगर ये ठीक होने लगता है तो पेशेंट को उद्गार शुद्धि, उत्साह, वेगोत्सर्ग, यथोचिता, तो उद्गार की शुद्धि होती है, उत्साह बढ़ जाता है, वेग अच्छे से आने लगते हैं, मल मूत्र के वेग, अपान वायु का वेग, लघुता होती है, टाइम पे भूख लगना, प्यास लगना, ये सारे मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के लक्षण होते हैं। जी, अंजना मैडम आप कुछ बोलना चाहती है तो बोलिए प्लीज। किसी को कुछ बोलना है? शशि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए प्लीज। चंपा मैडम, विकास जी, तनिका मैडम कुछ बोलना चाहती हैं, प्लीज हेलो। बोलिए प्लीज। हाँ जी बोलिए आरती मैम। हाँ जी, प्रणाम सर। सर मैं बस इसमें एक दो चीजें ऐड करना चाहती हूँ सर। जैसे विद आवाज क्या आपका? अगर जो दोष है वो उधर ऊर्ध्व गति की ओर हो, मतलब अपसाइड हो, तो उसको वमन से ही शांत किया जा सकता है। अगर वो अधोभाग में हो तो विरेचन कराना चाहिए। और इसमें सर सबसे जो अच्छा काम करता है यष्टि मधु, शतावरी और भूनिम, जो आपने किरातिक जैसे बताए, तो फूनीबादी क्वाथ जैसे सर बना बनाया भी आता है, तो वो भी इसमें अच्छा काम करता है। एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ, नृप्ति वल्लभ रस सर। उसका जो नृप्ति वल्लभ रस है वो बनता ही आमल की भावना देकर ही बनता है। तो उसमें बहुत सारा आमले का रस बनता है, तो वो उसमें अच्छा काम करता है। और एक चंद्रकला रस सर इसमें बहुत अच्छा काम करता है। यष्टि मधु, शतावरी, चंद्रकला रस और मंजिष्ठा भी सर इसमें, जैसे पेप्टिक अल्सर्स के केस है सर, उसमें मंजिष्ठा भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो संधानीय का काम भी करता है। मंजिष्ठा, यष्टि मधु, शतावरी, उशीर भी सर इसमें बहुत काम अच्छा करता है। जी सर, थैंक यू। और एक और चीज बताया कि पहले पित्त की ओर ध्यान देना चाहिए हमें। हम आम का पचन करें, पित्त का शमन, पित्त बहुत उत्कृष्ट है तो वमन विरेचन करा दें। उसके बाद लघु और तिक्त रस युक्त आहार दें, तिक्त रसात्मक औषधियों का प्रयोग करें, और इसमें मुद्ग यूज सबसे श्रेष्ठ है, दीपनीय औषधियों के साथ दे दें, घृत मिलाकर दें, अग्नि अच्छी हो रही है तो। और तिक्तक घृत जो है वो अग्नि दीपन के लिए सबसे अच्छा होता है, लंघन के बाद की स्टेज में। उसके बाद में चंदन आदि घृत, शुंठी आदि घृत, भूनिम्ब आदि चूर्ण, किरातिक आदि चूर्ण, चंदन आदि क्वाथ, लौह परपटी, कुटज परपटी, वो अगर ग्रहणी कला को ठीक करना है तो। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजें हैं जो आयुर्वेद में बताए हैं। विपन पाचन, लघु आहार देना है। प्लीज कोई बोलिए इस टॉपिक पे और कुछ। मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसमें इन्वॉल्व होके कुछ बोलिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बोलिए। मैं तब तक कुछ और भी चीजें लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए, तब तक आप बोलते रहिए। सर इसमें एक और चीज बहुत अच्छा काम करती है, गिलोय सत्व सर। हाँ क्योंकि वो ब्रह्महर भी है, और जैसे मोस्टली पेशेंट्स को जब वो एसिड रिफ्लक्स होता है, जब उनको हेडेक या बर्निंग सेंसेशन, उसमें गिलोय सत्व बहुत ही अच्छा करता है। गिलोय का क्वाथ भी सिंपल, तो गिलोय और बिल्कुल थोड़ी मात्रा में सौंठ का चूर्ण सर, ये दीपन रस। गिलोय तिक्त श्रेष्ठ भी है और तिक्त रसायनी भी है, तो सर गिलोय भी इसमें बहुत काम करती है। और एक सर्वकल्प क्वाथ आता है पतंजलि का, उसमें ये भूअम्ल की भूनिम्बादी क्वाथ, हाँ जी। हाँ मैडम आपका आवाज चला गया। किसी को मैडम की आवाज आ रही है? आरती मैडम की आवाज? भोसले सर आप कुछ बोलना नहीं आ चाहेंगे रही सर। प्लीज बोल दीजिए। हाँ मैम बोलिए बोलिए। नहीं सर, वो उनकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने यही कहा। उनकी आवाज मैम पता की, नहीं क्या हो गया, आरती मैम नेटवर्क की। का प्रॉब्लम है। प्लीज बोलिए, अगर सुनाई दे रहा है किसी को तो बोलिए, आप लोग भी बोलिए कुछ कुछ।
शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैडम भी काम कर रही है शायद, शशि मैडम। मैं 1 मिनट यहाँ पे कुछ लेके आ रहा हूँ। एक तो हमें ऋतु के हिसाब से शोधन करना चाहिए, ये बताया गया है। और हाँ, ये आ गया, वाग्भट का एक रेफरेंस आया है। अगर ये पित्त की जो चिकित्सा बताई है उस पे भी ध्यान देना चाहिए। जो कफ का उपक्रम बताया है, यह भी जो है एसिड रिफ्लक्स में बहुत अच्छा काम करता है। ये क्या बताया है? पित्त का उपचार लंघन करने के बाद पित्त से तर्पिषा, ये कोई पढ़ दीजिए, आप लोगों में से कोई श्लोक पढ़ दीजिए, एक बार रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। इसमें कौन पढ़ना चाहेगा? जितेंद्र जी आप पढ़ेंगे, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। पित्त का उपचार 4, 5, 6, 7। पीतस्य सपिसंपानः स्वादुशीतिविरे स्वादुशीतैर्विरेचनम्। बोलिए बोलिए सब लोग। पित्तस्य सर्पिषः पानं कोई नहीं। सर्पिषापानं स्वादुशीतैर्विरेचनम्। स्वादितिक्त कषायाणि भोजन नान्यौषधानि च। स्वादुतिक्तकषायाणि भोजनान्यौषधानि च शीतहृद्यानां गन्ध्या सुगन्धिशीतरुद्यानां गन्धानां गन्धशीतोद्यानां उपसेवनम्। गन्धानां सेवनम्। कोई और पढ़ दीजिए, उनका नेटवर्क नहीं आ रहा, कंठे कोई और गुणानां हाराणां। हाँ बोलिए सर। बोलिए। कण्ठे हे गुणानां गुणानां हाराणां हाराणां मधुरिणां मूर्च्छा मूर्च्छाधृतिः। मूर्च्छाधृति कंठे गुणानां हाराणां मणिना सुरसा धृति। कंठे गुणानां हाराणां मणिनां मूर्च्छाधृति। आप कृपया पढ़ दीजिए, यहाँ नेटवर्क नहीं है। कोई तो पढ़ दीजिए। कर्पूरचन्दनौ कर्पूरचन्दनो शीघ्रैर्नुलेपं शीघ्रे क्षणे क्षणे। मुस्तिरे क्षणे नुलेप क्षणे क्षणे क्षणे। प्रदीपश्चन्द्रमः सौधं हरिगीतं हिमोनिलः। चन्द्रमासोदं चन्द्रमासोदं हरिगीतं हरिगीतं हिमोनिलः। अयत्रणये सुखं मित्रं पुत्रसन्दिग्धमुग्धवाक्। सुखं सुखं मित्रं मित्रं पुत्रसन्धि मुग्धवाक्। छन्दानुवर्तितो वर्तिनो दाराः प्रियः शीलविभूषितः। छन्दानुवर्तिनोदारा शीलविभूषितः। शीलविभूषिता। शीताम्बुधारा गर्भाणि गृहाण्युद्यानदीर्घिकः। गुहाण्युद्यानदीर्घिकाः। सुतीर्थविपुलस्वच्छ सलिलाशयसैकते। विपुल स्वच्छ सलिलाशयस्कते। साम्भोजजलतीरान्ते कायमाने द्रुमाकुले। आम्भोजजलतीरान्ते जायमाने द्रुमाकुले सौम्याभावाः पयःसर्पी विरेचकश्च विशेषतः। पित्त की चिकित्सा घृत का पीना, मधुर और शीतल द्रव्यों से विरेचन, मधुर तिक्त कषाय भोजन और औषध, सुगंधित शीतल मन के प्रिय गंधों का सेवन,
गले में लटकने वाली मुक्ता मालाओं के मन को छाती पर धारण करना। थोड़ी थोड़ी देर में कापूर, चंदन, खस का लेप करना। रात्रि का प्रथम भाग, चंद्रमा, धवल गृह, सुंदर गाना, शीतल वायु, जिनमें किसी प्रकार का भेद या शर्म नहीं, ऐसे हमजोली मित्र, अव्यक्त कोमल वाणी वाले पुत्र, चित्त के अनुकूल चलने वाली, शील से शोभित प्रिय धाराएं, शीतल जल की धाराएं, जिन धारों के अंदर जल रही है ऐसे घर, चल रही है ऐसे घर की बावड़ियां, उत्तम घाट वाले विपुल स्वच्छ तालाब के समीप, रेती के स्थान में वृंतों के व्याप्त सुंदर कमल वाले तालाब के किनारे, मन को प्रसन्न करने वाले पदार्थ, दूध, घी और विशेषकर विरेचन, ये पित्त की शांति करते हैं। तो ये देखिए, मन पे भी चिकित्सा करना है और शरीर में शीतलता लाना है। दाह जो हो रहा है, उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है, उन सबको शमन करना है। इसलिए ये जो मधुर तिक्त कषाय भोजन बोला है, और दीपन पाचन करने के बाद घृत को पीने के लिए बोला है, और सुगंधित और शीतल चीजें और मन के प्रिय गंध। माइंड जो है ना, उसका स्ट्रेस कम होगा, अपने आप फिर सिस्टम अच्छा होगा, क्योंकि मज्जा धरा कला और पित्त धरा कला एक ही है। तो उनको माइंड को भी ठीक करना है। और जो गले में लटकने वाली मुक्त मालाओं के मनके को छाती पे धारण करना, उससे अच्छा ठंडक लगता है। और कपूर, चंदन, खस का लेप, और चंद्रमा में रहना, धवल गिर, जो सफेद घर है वहां पे रहना, सुंदर गाना गाना सुनना, शीतल वायु में जाना, ऐसे ये सब चीजें जो है ना, ये एसिड रिफ्लक्स को पूरी तरह ठीक करती है। और सुपाच्य अन्न का सेवन करना, दूध घी का सेवन करना, विरेचन करना, ये सब जब हम करते हैं तो दोषोपक्रमणीय अध्याय में ये चीजें बताई हैं, इसका फॉलो करने से बहुत अच्छा होता है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? शशि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं। तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है। और अब हम लोग रात को 9 बजे मिलेंगे। आप लोग जुड़िएगा, और मुनमुन जी अपने पेशेंट लोग को लाइएगा। कल बहुत सारे पेशेंट का नहीं हो पाया था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कल बहुत ज्यादा। तो आप लोग लाइए पेशेंट को, रात को 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग।